नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली धे आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ और प्रीलिम 2024 के लिए, तो उसी में आज टेस्ट नंबर तीसरा है और उससे पहले 2 टेस्ट करा दिया गया है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट बना दिया गया, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में उस पर पीडीएफ और क्यूज भी दिए जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रश्न पहला क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो एक और क्या दिया है, तो एक और विद्वान दिया है, एक और पतन का कारण दिया है। तो सतीश चंद्रा, इनका कहना क्या है पतन कारण में कि अर्थव्यवस्था का चौपट होना मुगल साम्राज्य का। और एक और इरफान हबीब ने क्या कहा, तो एक कृषि संकट को बताए हैं। विलियम आर्विन वन ने क्या कहा, तो सैनिक अध्यक्षता बताया है। वही जद्दू सरकार ने क्या बताया है कि उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ना होना, ये बल्कि गलत है, क्योंकि जद्दूनाथ सरकार ने ये बताया है कि क्या था, तो उस समय भारतीय समाज जो है कि मूल रूप से सड़ा हुआ था और यह सब उनकी सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता में स्पष्ट था। तो इस प्रकार क्या है, ये कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि उसने उत्तराधिकार का निश्चित नियम न होना ये नहीं बताया था। ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में जाने, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो ये बाबर करता है। कौन करता है, तो बाबर करता है। ठीक है। और जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1526 से 1530 ईस्वी तक रहते हैं। इसके बाद कौन आता है, तो बाबर के बाद से कौन आता है, बाबर के बाद से देखो तो हुमायूं रहते हैं। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या होता है, तो 1530 से 1556 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद से बाबर के बाद से हुमायूं के बाद से कौन आते हैं, तो हुमायूं के बाद से शेरशाह रहते हैं। शेरशाह जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, तो 1540 से 1545 ईस्वी तक रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद से कौन आता है, तो उसके बाद से शेरशाह के बाद से फिर अकबर आते हैं। अकबर का क्या का टाइम पीरियड है, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। उसके बाद से कौन आता है, देखा जाए तो 1605 से 1627, तो 1605 से 27 तक जहांगीर रहते हैं। कौन आते हैं, जहांगीर रहते हैं। उसके बाद से जहांगीर के बाद से कौन आता है, तो शाहजहाँ आता है। उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1627 से 1657 ईस्वी तक। तो आप लोग इसको भी ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी में प्रश्न लगाने के लिए आ सकता है। और आगे इसके बाद से शाहजहाँ के बाद कौन आता है, तो शाहजहाँ के बाद से कौन आता है, शाहजहाँ के बाद से देखिए तो कौन आते हैं, तो औरंगजेब रहते हैं। जिनका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1658 से 1707 ईस्वी तक रहते हैं, 1708 ईस्वी तक रहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों का तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया था। ये भी सही दिया हुआ है। और क्या दिया है, तो इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपीली सर्वोच्च न्यायालय में दायर होना कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ, तो ये गलत दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया है, तो इन कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। तो देखें तो क्यों ये गलत दिया हुआ है, देख लेते हैं। क्योंकि जो है कि 1781 का संशोधन अधिनियम में ये होता है कि यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय जो होंगे वो प्रांतीय न्यायालय की अपील क्या होगा, तो अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगा, न कि सर्वोच्च न्यायालय के। इसमें क्या दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय दिया है, उल्टा दे दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक और दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और क्या दिया है, तो एक और दिया है धारण विभाग। कौन कौन से धारण विभाग करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो खाद्य एवं कृषि दिया है। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या दिया, तो विधि दिया है। CH बाबा तो ये वाणिज्य दिया है। ठीक है। तो देखें तो इसमें कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है, तो ये देख लेते हैं। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो खाद्य एवं कृषि, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वही जान मथाई, तो जान मथाई का ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये जान मथाई के पास क्या था, कौन सा विभाग था, तो ये रेलवे एवं परिवहन विभाग था। क्या था, रेलवे एवं परिवहन विभाग था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास क्या था, तो विधि विभाग था या कानून विभाग था। CH बाबा के पास क्या था, तो ये वाणिज्य विभाग था। और भी हैं जो लोग, उनको देख लेते हैं कौन कौन थे। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले इनके पास थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, तो ये गृह सूचना प्रसारण तथा राज्यों के मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था, तो इनके पास खाद्य कृषि था। जान मथाई अभी हम लोग देखे ही हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी देखे ही हैं। CH बाबा के पास वाणिज्य था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास क्या था, तो उद्योग आपूर्ति विभाग था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और भी जो विभागें थी उसको भी देख लेते हैं कौन कौन थी। तो आसफ अली के पास क्या था, तो आसफ अली के पास हम लोग देखें अभी। आसफ अली के पास क्या था, तो रेलवे था। आसफ अली के पास क्या था, तो रेलवे मंत्रालय था। उसके बाद से जगजीवन राम के पास क्या, तो जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। ठीक है, श्रम मंत्रालय था। और वही
देखें तो लियाकत अली के पास क्या था, तो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्रालय था, क्या था, तो लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। उसके बाद से आई चुंदरीगढ़ के पास क्या था, तो इनके पास वाणिज्य विभाग था। उसके बाद से अब्दुल रब नस्तर के पास क्या था, तो अब्दुल रब नस्तर के पास थे संचार विभाग था, क्या तो संचार विभाग था, ठीक है। और देखें तो जोगेंद्रनाथ मंडल के पास क्या था, जोगेंद्रनाथ मंडल के पास विधि था। और गजानतर अली खां के पास क्या, तो ये स्वास्थ्य विभाग था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि भारतीय संविधान के नियम मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है? ए दिया है एस.आर. मुंबईवाद, बी दिया है बेरुवारीवाद मामला, सी दिया है केशवानंद भारतीवाद, डी दिया है मिर्दवा मिल्स मामला। तो देखें तो किसमें, तो भारतीय संविधान के नियम मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है। तो किसने कहा है, तो मिर्दवा मिल्स वाद मामला में। ये कब आया था, तो 1980 में, ठीक है, 1980 में आया था। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है। उनमें से किनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो भाग 5 अध्याय दिया है, एक और क्या दिया, तो एक और विषय दिया है। तो अध्याय क्या दिख रहा है इसमें, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो अध्याय 1 में क्या है, तो कार्यपालिका है। अध्याय 2 में क्या है, तो संसद है। अध्याय 3 में क्या है, तो संघ की न्यायपालिका है। अध्याय 5 में क्या है, तो अध्याय 5 में भारत और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिया है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है? तो अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका, ये भी दिया, सही दिया हुआ है। अध्याय 2 में क्या है, तो संसद है। अध्याय 3 में क्या है, तो संघ की न्यायपालिका है। वही अध्याय 5 में क्या है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अध्याय 5 में क्या दिया है, तो संघ सरकार का वर्णन है। किसका है, संघ सरकार का वर्णन है, न कि ये भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वही कार्यपालिका देखें तो किसमें है, तो अध्याय 1 में है, ठीक है। संसद 2 में हो गया। अध्याय 3 में क्या है, तो ये संघ के न्यायपालिका है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। और अध्याय 4 में क्या है, तो अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है, ठीक है। वही अध्याय 5 में क्या है, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अध्याय 5 में क्या है, तो भारत का नियंत्रक और परीक्षा लेखक है। तो पाँचवा क्या हो जाएगा, पाँचवा का सी हो जाएगा। मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, फिर से देख लेते हैं एक बार। अध्याय 1 में क्या है, तो अध्याय 1 में क्या देखना है, इसमें पहले कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है ये देखना है। तो अध्याय 1 में क्या है, तो कार्यपालिका है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। अध्याय 2 में क्या है, तो ये संसद है, ये भी सही दिया हुआ है। अध्याय 3 में क्या है, तो संघ की न्यायपालिका, ये बल्कि गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अध्याय 3 में क्या है, तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में क्या है, तो अध्याय 5 में संघ की सरकार है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिकों को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, या नागरिकों समान रूप से भारत के बाहर 5 वर्षों में रहा हो। तो देखिए किससे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसमें नागरिक समान रूप से भारत के 5 वर्ष से बाहर रहा हो। तो ये यहाँ पे ये जो है कि ये सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए केंद्र सरकार जो है कि भारतीय नागरिक को नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है, किस तरीके से, यदि नागरिकता क्या है, फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक में संविधान के प्रति अनादर जताया गया हो, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, तथा नागरिक समान रूप से क्या है, तो भारत के बाहर 7 वर्षों से रहा हो, ठीक है। तो ये सब कारण है इसमें। आगे देख लेते हैं क्या है। संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है देख लेते हैं। राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी, जो 30 सदस्यों से क्या होगा, मिलकर बनेगा। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन इसमें सही हैं। तो देखें क्या है, जो राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या दिया है, तो ये जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी या क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को, जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं बल्कि किसको, तो ये राज्यपाल को है। किसको है, राज्यपाल को ये अधिकार है, न कि राष्ट्रपति को। और दूसरा क्या दिया है, तो प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी, जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी हो जाएगा। 7वें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा अनुसूची के बारे में जाने तो देखिए मूलतः भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो 8 थी, ठीक है। और इसमें वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। वही दूसरी अनुसूची में क्या है, तो राष्ट्रपति तथा उन अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद है। 6ठी अनुसूची में बता दें क्या है, तो 6ठी अनुसूची में भी हम लोग देखे हैं असम,
त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में क्या है तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची में क्या है तो भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में आप लोगों को पता ही होगा कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है तो पंचायतों के संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में क्या है तो नगर पालिकाओं से संबंधित क्या है तो प्रावधान उपबंध दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न की संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु निम्न में से कौन से उपबंध संविधान में नहीं है। कूट के माध्यम से सही कथन को चुने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा के शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचक आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि कौन सा उपबंध संविधान में नहीं है ऐसा। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा के शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये गलत दिया हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही दिया होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8वें का, ये हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। क्योंकि देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों से हटाया जा सकता है जिन रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं या प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाले सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ वही देखें तो जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि देखें तो उसमें कुछ दोष भी हैं। कौन कौन से, तो संविधान में निर्वाचन है, आयोग के सदस्यों की अर्हता है संविधान में निर्धारित क्या है तो नहीं की गई है। वही संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखें क्या है, नीति आयोग न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है, इसका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा नियमित है। तो क्या देखना इसमें कथन और कारण वाले प्रश्न है। तो नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे क्या दिया, इसका न तो संविधान में उल्लेख है और न ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित है, तो भी सही दिया हो। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 8वें का देखें तो क्या हो जाएगा 9वें नंबर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 9वें नंबर का ए हो जाएगा। क्योंकि देखें तो नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक आयोग है, इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है और इसका सृजन भारत सरकार के कार्यपालिका संकल्प केंद्रीय नीति आयोग न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है। इस प्रकार ये जो कथन और कारण क्या है, दोनों सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या है प्रश्न। राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्त निर्धारित करने का अधिकार है। आयोग ने नियुक्त आदेश सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष का काम करने का अनुभव हो। संविधान में आयोग के सदस्य की योग्यता का उल्लेख नहीं है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी होता है। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है, ठीक है। वही आयोग में नियुक्त आदेश सदस्यों का भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्षों का काम करने का अनुभव है। तो ये देखिए यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि 15 वर्षों का नहीं, कम से कम कितना, तो 10 वर्षों का अनुभव हो, ठीक है। और आगे क्या दिया है, तो आगे दिया है संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है, ये सही दिया हुआ है। वही आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है, तो बाध्यकारी होता है, भी सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ग्यारहवां प्रश्न है कि संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इनके संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला दिया है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक को उद्देश्य आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों को सूची को संशोधित करना है। संविधान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में क्या है, तो संशोधन करना है। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन इसमें सही है, ये देखना है। तो देखिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आगे का दिया है, तो संविधान अनुसूचित जनजाति
आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य ओडिशा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना, तो बिल्कुल सही दिया। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये दिया, मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। बी दिया, सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण तक करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था। सी दिया, गुरु गोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया। डी दिया, गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाला में स्थापित की। तो देखें तो सिख गुरुओं के संदर्भ में क्या है, कौन सा कथन सही नहीं, ये देखना है। तो मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, ये सही दिया हुआ है। सिख गुरु अर्जुन देव क्या है, सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण तक करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो अर्जुन देव ने नहीं बल्कि किसने कराया था, तो ये फिर से देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण तक करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था, ये भी सही दिया हुआ है। गुरु हरि गोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्योंकि गुरु गोविंद ने नहीं बल्कि किसने, तो ये सिख गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, तो अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ कर दिया था। वही आगे क्या दिया है, तो गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित किया था, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो हम लोग एक बार जितने भी जो सिख गुरु थे उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन थे। तो नानक थे पहले, जो है कि नानक थे, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1469 से 1539 ईस्वी थे। उसके बाद से कौन थे, तो अंगद दूसरे थे, ठीक है, अंगद दूसरे थे, जिनका टाइम पीरियड क्या, तो 1539 से 1552। ये क्या थे, तो ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। वही अमरदास इसके बाद आते हैं। तो अमरदास का टाइम पीरियड क्या था, तो 1552 से 1574 ईस्वी तक। ये गुरु प्रसार हेतु क्या करते, तो 22 गद्दी का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद से रामदास थे। तो रामदास ये चौथे थे। तो ये टाइम पीरियड क्या था, 1574 से 1581 ईस्वी तक रहते हैं। ये अमृतसर के संस्थापक भी थे। उसके बाद से कौन आता है, उसके बाद से अर्जुन देव आते हैं, जो 5वें रहते हैं, 5वें गुरु रहते हैं सिख गुरु। ये इनका टाइम पीरियड क्या, तो 1581 से 1606 ईस्वी तक रहते हैं। इनके क्या करते हैं, तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं। उसके बाद से हरगोविंद सिंह का नाम आता है, जो इनका टाइम पीरियड क्या 1606 से 1644 ईस्वी तक रहते हैं, जो अकाल तख्त की क्या करते हैं, अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद से कौन आता है, तो हर्राय आते हैं। हर्राय जो टाइम पीरियड क्या था, तो 1644 से 1661 ईस्वी तक रहते हैं, जो उत्तराधिकार युद्ध में भी भाग लेते हैं। उसके बाद से कौन आता है, तो हरकिशन आते हैं। हरकिशन का नाम आता है, जो 1661 से 1664 ईस्वी तक रहते हैं। इनका मृत्यु क्या, तो अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से कौन आता है, तेग बहादुर आते हैं, गुरु तेग बहादुर आते हैं। इनका टाइम पीरियड 1664 से 1675 ईस्वी तक रहते हैं, जो औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद से गोविंद सिंह आते हैं। गोविंद सिंह जी का टाइम पीरियड क्या 1675 से 1708 ईस्वी तक रहते हैं, जो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। कौन, तो गुरु गोविंद सिंह। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कभी कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया, उससे संरक्षण दिया। तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो देखें तो ये दोनों कथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं। तो क्योंकि 13 क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, 13 का इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं क्यों। जो मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली था, वो क्या थे, तो गाजुद्दीन इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया था। परंतु क्या हुआ, तो इमाद उल मुल्क ने पहले अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डाल दिया था। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की भी हत्या करवा दी गई। उसके बाद से क्या होता है, तो इसमें अली गौहर के नाम आता है। तो अली गौहर क्या करता है इसमें, तो अली गौहर उर्फ शाह आलम द्वितीय था, जो आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। और उसने अपने क्या किया, तो अपने को बिहार में मुगल बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो उसके बाद से इमाद उल मुल्क के कारण दिल्ली पर तुरंत अधिकार नहीं कर पाया तथा और ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों से क्या होता है, तो उसने अवध में नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ लखनऊ में कुछ दिनों तक रहा था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये दोनों कथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कूका आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और लूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल द्वारा की गई। 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था। राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा सही कथन है। तो देखें, यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, ठीक है।
परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में प्रवृत्त हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था, तो ये सही दिया हुआ है। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी, तो ये भी सही दिया हुआ है। 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था, तो ये भी देखें तो सही दिया हुआ है। ठीक है, राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया था, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया, तो यहाँ रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और कब किया, तो 1872 ईस्वी में गिरफ्तार हुए थे, और 1885 में क्या होता है, इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 नंबर का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। उन्हें गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। डी दिया 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गोरक्षा समिति बनाई। तो देखें कौन सा इसमें कथन सही नहीं है, तो ये देखना है। तो देखें तो दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया था, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उनके गुरु का नाम क्या, तो स्वामी विरजानंद थे, ये भी सही दिया हुआ है। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, ये भी सही दिया हुआ है। 1885 ईस्वी में इन्होंने गोरक्षा समिति बनाई थी, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखें तो कौन बनाया था, तो स्वामी विरजानंद ने क्या किया था, तो गोरक्षा समिति को बनाया था। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल जल्द ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।